नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आपको मार्केट को देख करके थोड़ी सी चिंता व्यग्रता हो रही होगी, तो वो सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने वाले हैं, पहले उस फंड के बारे में बता दें। उसका नाम है यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक एलएसएस फंड है और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे जो हमारे हार्दिक वोरा साहब हैं, जो इस म्यूचुअल फंड के इक्विटी के को हेड है और बहुत लंबा, कम से कम 15 साल का अनुभव है। और इस अनुभव के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट पे और क्या व्यू हो सकता है, साथ ही इस फंड की खूबियाँ क्या हैं और इसमें क्यों निवेशित रहना चाहिए, और जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं उनको क्यों इसमें निवेश करना चाहिए। हार्दिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पे। थैंक यू नीरज जी, हमें आमंत्रित करने के लिए। पहला सवाल तो सर, हमारे तमाम निवेशक दर्शकों को ये चिंता हो रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है, बड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। क्या आप लोगों को भी चिंता हो रही है क्या? बिल्कुल, एक्चुअली हम मार्केट्स को एक अलग नजरिए से देखते हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में या फिर काफी जगहों पर पी मल्टीपल के जरिए मार्केट की महंगाई या उसके आकर्षण का अंदाजा लगाया जाता है। हम उस तरह से मार्केट को नहीं देखते। हम एक उचित मूल्य, फेयर वैल्यू के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इसका मैं एक छोटा अगर उदाहरण दूं आपको, तो मान लीजिए कि हमें पता है आज सोने का भाव क्या है। आज आपके पास अगर कोई 10 ग्राम की चेन लेकर आता है और कहता है कि आपसे 35,000 रुपए में आपको बेचना चाहता है, तो आपको पता है कि ये आज के सोने के भाव के कंपैरिजन में आपको कुछ सस्ता मिल रहा है और आप वो ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे, आप उनसे वो चेन खरीदना चाहेंगे, अगर आपको इस चीज का भरोसा हो जाए कि वाकई में प्योर गोल्ड है। तो ये डिसीजन लेना कि खरीदना है या बेचना है, कब खरीदना है, ईजी हो जाता है अगर आपको कोई भी चीज के उचित मूल्य का अंदाजा आ जाए। तो हम निफ्टी के भी सारी कंपनीज का उचित मूल्य, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या आज हमें कोई चीज ज्यादा महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है। सो आज कल के क्लोजिंग पर भी अगर देखें मार्केट को, तो निफ्टी अपने फेयर वैल्यू से 8 से 10% ज्यादा महंगा है। उतना एक्सपेंसिव रिलेटिवली है प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर 100 रुपए की निफ्टी की अगर वैल्यू है तो आपको 108 या 110 रुपए में मिल रही है। अब जो चीज अच्छी है, जो फास्ट ग्रो कर रही है, वो जाहिर सी बात है थोड़ी महंगी मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता ही है। और ये प्रीमियम पिछले 12 से 18 महीने में काफी गिर चुका है। अगर हम ये सेम कॉन्वर्जेशन एक साल पहले करते तो ये प्रीमियम 18 से 20% के आसपास था, वो आज गिर के 8 से 10% हो गया है। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिवनेस मार्केट में है। सो वो हम काफी टाइम से देख रहे हैं। पास्ट में अगर आप देखें, एक साल का रिटर्न भी देखें मार्केट का, तो ब्रॉडली फ्लैट या माइंड काफी मीगर रिटर्न दे रहा है मार्केट। बट हमारी इकोनॉमी ग्रो कर ही रही है साल से। तो एक टाइम करेक्शन हुआ है मार्केट में। थोड़ी ये टाइम करेक्शन एक्सपेक्टेड थी और हुई है। थोड़ी शायद से और बाकी है, बट यहाँ से मार्केट का बॉटम हमें बहुत दूर नहीं दिखता। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, बट इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत ही बढ़िया समझाया आपने हार्दिक जी। और एक टाइम फ्रेम के बाद ये सब चीज़ें अपने आप में रीबैलेंस हो जाती हैं, एवरेज आउट हो जाती हैं। तो इसलिए 8-10% का प्रीमियम आप टाइम नहीं कर सकते कि कहाँ पे होगा। एक सवाल और है हार्दिक सर, दुनिया में एक इंडेक्स ट्रैक किया जाता है जिसमें इक्विटी और डेट को मिक्स करते हैं। 60% इक्विटी होती है और 40% डेट होता है। ब्लूमबर्ग एजेंसी इसको ट्रैक करती है। इस बार मतलब 2022 के हम लोग क्लोजिंग पे खड़े हैं, इस बार उस इंडेक्स ने भी 17% का अंडर परफॉर्मेंस किया है। यानी ना तो डेट में पैसा बनाया लोगों ने, ना इक्विटी में बनाया, क्योंकि शायद महंगाई भी बढ़ रही थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। क्या ये पूरी तस्वीर 2023 में पलट जाएगी? पहले मैं इस चीज के मैं दो तरह से जवाब देता हूँ। पहले की हुआ क्या है लास्ट एक साल में। आप अगर इनफैक्ट कोविड के पहले से और अभी तक का हमारे इकोनॉमी का सफर देखें, हमारी इकोनॉमी ने नॉमिनल बेसिस पे 10.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। ग्रोथ भी है, 10.5% की CAGR ग्रोथ है। इसके सामने हमारे इक्विटी मार्केट्स ने 14 से 14.5% के आसपास CAGR रिटर्न दिया है। यानी कि मार्केट्स हमारे व्यवसाय, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ से ज्यादा तेजी से चल चुके थे और अभी भी थोड़े प्रीमियम पे है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो 2022 का साल रहा है, वो एक नॉर्मलाइजेशन का साल रहा है। अगर हम यही सेम चीज एक साल पहले देखते तो इकोनॉमी में शायद से 10% ग्रोथ दी होगी, तो मार्केट्स 20% CAGR चल गए थे। सो वो करेक्शन हो चुकी है काफी हद तक। अब हमें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी करेक्शन या ये इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस शायद से बहुत टाइम तक चलेगा। इंडिया के लिए खास करके मैं कह सकता हूँ। यूएस इकोनॉमी की बात करें तो, या दूसरे इकोनॉमीज की बात करें तो, वहां पे तो इक्विटी मार्केट्स ने काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है एक साल से लेकर अभी तक। इंडियन इकोनॉमी बिकॉज रेजिलियंट है,
ग्रोथ दिखा रही है ये सब चैलेंजेस के बावजूद, कोविड के बावजूद, और उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स ने भी ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिखाए हैं। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूं तो मार्केट्स ये देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो रहा है। हिस्ट्री ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाकर अगर हमारे कंट्री की ग्रोथ बाकी की दुनिया से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये चीज को ध्यान रख के इन्वेस्टर्स कोई भी बिजनेस का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे और उस पर उसके दाम देने की कोशिश करेंगे। एक डेटा बताऊं मैं अगर आपको, आईएमएफ साल में 2 बार ये डेटा देता है 200 कंट्रीज पे कि कौन सी कंट्री कितनी तेजी से अगले 5 साल के लिए ग्रो कर रही है। ये जैसे मैंने कहा साल में 2 बार होता है, और उन्होंने अभी अक्टूबर 2022 में अपना लेटेस्ट अपडेट दिया था। इसमें हमारी कंट्री साइज के हिसाब से तो 6th लार्जेस्ट है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से 9th फास्टेस्ट है। सो अगर मैं स्टॉक मार्केट्स की भाषा में कहूं तो हम ऐसी लार्ज कैप हैं एज अ कंट्री इन द ग्लोबल स्कीम, जो स्मॉल कैप के पेस पे ग्रो कर रही है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर के लिए बहुत कम है दुनिया में आज। अगर आप रियल बेसिस पे देखें तो और कोई इकोनॉमी 6.5% से 7% के बीच में नहीं ग्रो करेगी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, लेकिन आईएमएफ के खुद के एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि इंडिया में ये मुमकिन है। और अगर आप किसी वॉरेन बफेट ने फॉर एग्जांपल कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर उनके इन्वेस्टिंग के सक्सेस का राज पूछें कि आपने क्या अच्छे किस तरह से ये इन्वेस्टिंग में पैसे बनाए, तो उन्होंने कहा कि उनकी एक जेनेटिक लॉटरी लगी। वो अमेरिका में उस समय इन्वेस्टिंग करना शुरू कर रहे थे जब ग्रोथ बहुत अच्छी थी इकोनॉमी की। वो कोई ऐसी कंट्री में नहीं थे जहां पे ग्रोथ स्लो थी। तो आज एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए यही बेनिफिट है। मुझे नहीं लगता कि शायद से हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले 1 साल में क्या होगा। हमें लॉन्ग टर्म के बारे में देखना है कि नेक्स्ट डेकेड इंडिया का डेकेड है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ वाकई में जैसे मैंने कहा कि 5 सालों के लिए फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एजेंसी के हिसाब से अगर इतनी तेज ग्रो कर रही है, जाहिर सी बात है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी वही रिटर्न देंगे ओवर द लॉन्ग टर्म। शायद से आने वाले 1 साल में थोड़ी मार्केट में थकावट हो सकती है, थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी। इसलिए हम इन्वेस्टर्स को हमेशा कहते हैं कि स्टैगर करके पैसे डालिए, एक साथ पैसे मत डालिए, लेकिन इन्वेस्टेड रहिए। आई थिंक 2022 एक नॉर्मलाइजेशन वाला ईयर था। 2023 शायद से वैसा ना हो, मेरी एक्सपेक्टेशन है। बट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स को सोचना नहीं चाहिए। आई थिंक हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा हार्दिक सर। मैं आपके समर्थन में अपने दर्शकों जो लोग शो देख रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब 2022 की शुरुआत हो रही थी तो यूएस के जो टॉप 4 बैंक और ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि S&P 500 4900 होगा, और आज वो 22% नीचे है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना, ज्योतिषी बन जाना और बॉटम पकड़ लूँगा मैं, ये सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि लंबे समय में ये सब एवरेज आउट होकर सेम हो जाता है। मैंने एक बार एक 20 साल का चार्ट देखा था HUL और ITC का, दोनों का सेम रिटर्न था, लेकिन करंट प्राइस पे देखे तो बहुत डिफरेंस था। तो मार्केट में कई बार एवरेजेस बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। तो हार्दिक सर, ये तो आपने बहुत बेहतर समझा दिया कि आउटलुक क्या है और हमारे दर्शकों के जो फंड मैनेजर साहब है वो कैसे देख रहे हैं मार्केट को। लेकिन अब आते हैं फंड पे। यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक ELSS फंड है। इस फंड में की विशेषताएं क्या है और किसी को इसमें क्यों निवेश करना चाहिए? ELSS प्रोडक्ट के बारे में आई थिंक दर्शक और सब जानते हैं अच्छे से। ये टैक्स सेविंग का एक बेनिफिट देता है। आप ऑफ कोर्स 3 साल का लॉक इन होता है इस प्रोडक्ट में, और क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन है, हम इन्वेस्टिंग भी उसी तरह से करते हैं। ये सोचकर करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स कौन सी बिजनेसेस हैं, कौन से व्यवसाय हैं जो तेजी से ग्रो करेंगे। हमारे फंड हाउस में हम 2 चीजें करते हैं जो बहुत हमारे फंड हाउस के लिए थोड़ी यूनिक है, या फिर हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो है कंपनीज हम कैसे चुनते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करें, और फिर हम पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। तो 2 विशेषताएं हमारे स्टॉक सिलेक्शन को लेकर और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को लेकर है। अगर दोनों विशेषताओं पे अगर एक एक करके बात करूं, हम जैसे मैंने शायद से पहले से ही बता दिया अभी कि निफ्टी की हम कंपनीज पे उसके उचित मूल्य का वैल्यू निकालते हैं और उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट कब करना चाहिए। यही सेम चीज हम हमारे सारे पोर्टफोलियो की जो कंपनीज है, 180 कंपनीज के आसपास हमारे पास फंड हाउस यूनिवर्स में कंपनियां हैं, उसके ऊपर हम उनके एक उचित मूल्य का एक अंदाजा लगाकर फिर इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज से हमें फायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी को शायद से आपको P मल्टीपल पे महंगी दिख रही है, वैल्यूएशन महंगी दिख रही है, लेकिन वो वैल्यूएशन एक्चुअली जायज है। अगर आप उस कंपनी पे 4 या 5 साल तक इन्वेस्ट करें, होल्ड करें, तो आपको उतना पैसा बन के आएगा। क्योंकि जो कंपनी की जो फेयर वैल्यू, जो उचित वैल्यू होती है, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें लेते हैं।
वो कंपनी अपने प्रमोटर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितना पैसा बना के दे रही है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वो कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, वो कंपनी की बिजनेस में वॉलेटिलिटी कितनी है। दो बिजनेसेस सेम हो सकते हैं लेकिन एक बिजनेस शायद से ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा उसमें ज्यादा रिस्क हो, उसको भी हम उसमें नंबर्स में डालते हैं। और ऑफ कोर्स जो ब्याज दर है हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको ध्यान देते हैं। और ये चार चीजों के बेसिस पे हम कोई भी कंपनी का एक वैल्यू निकालते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद से कोई कंपनी, जैसे मैंने फेयर वैल्यू का पता लगाया आपको, कि कोई चीज 100 रुपए की हो, आप शायद से उसे 120 रुपए या 150 रुपए भी देना चाहें, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू ग्रो उतनी तेजी से कर रही है। सो ये एक खासियत है हमारे पास। तो हम कोई भी कंपनी को महंगा जस्ट कोई नंबर्स देखकर उसको नकार नहीं देते, हम उसकी स्टडी करके समझते हैं कि क्यों वो महंगा है, और अगर उसकी उचित वैल्यू एक्चुअली में वो तेजी से ग्रो कर रही है तो हम शायद से वो प्रीमियम पे करने को भी तैयार हैं। तो ये एक यूनिकनेस हमारे स्टॉक सिलेक्शन में है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की तरफ आए तो ये फंड डाइवर्सिफाइड फंड है, लार्ज मिड और स्मॉल के बीच में इन्वेस्ट करता रहेगा। करंट सिचुएशन में कुछ 73% के आसपास लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। बट हमारे अगेन फंड मैनेजमेंट की एक खास बात यह है कि हम काफी अग्रेसिवली लार्ज मिड और स्मॉल के बीच में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वो एक कैपेबिलिटी है, बिकॉज हम हर कंपनी का एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि इस समय लार्ज कैप्स महंगे हैं या स्मॉल कैप्स में ज्यादा वैल्यू है, और इस हिसाब से हम इसको डायनामिकली मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से शायद से ये करंट सिचुएशन में हमारे पास कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप एंड थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। सॉरी, लार्ज कैप थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वेटेज आपने दे दिया उसको। यस, तो यही सेम चीज की वजह से, बिकॉज मार्केट में जब महंगाई चल रही थी पिछले लास्ट एक साल में, तो हमने कहा कि अगर वैल्यूएशन अगर करेक्ट होते हैं तो शायद से स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट आए, और वो चीज को ध्यान में रख के हमने लार्ज कैप्स में पोजीशन ज्यादा रखी है। हार्दिक जी, एक बताइए, आप मैं सामने आपका खड़ा है पोर्टफोलियो, एक बड़ा जनरल टेंडेंसी में देख रहा हूँ, वो आपके फंड में भी है, करीब करीब क्लोज टू 1/4 आप बैंक्स पे हैं, बहुत ज्यादा वेटेज बैंक्स पे बहुत सारे फंड्स में है, और मार्केट में भी एक्सपर्ट से पूछे सारे लोग बैंक्स में बहुत बुलिश है, तो एक कंसेंसस ट्रेड भी बन रहा है, और आपने सारे टॉप बैंक्स ले रखे हैं। क्यों, मतलब बैंक पे इतनी बुलिशनेस क्यों, जबकि सब लोग ये भी मान रहे हैं कि मार्च में जाकर के वो पाइवट हो जाएगा, फिर वहां से निम्स पे उतना एक्सपेंशन नहीं होगा जिसको लोग इतना प्ले कर रहे हैं, तो बैंक पे इतनी बुलिश क्यों है आप? यस, सो बैंक्स पे हमने ये बुलिश पोजीशन ऑलमोस्ट पूरे ये साल के लिए रखा है। सो पहले मैं बताता हूँ कि हमने ये पोजीशन क्यों लिया था, और आगे जाकर भी हमें क्यों लगता है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा। क्या हुआ था कि अगर 2021 के अंत में जाएं तो हमारी पोजीशन आईटी पे बहुत हैवी थी। ये एक व्यू बन रहा था कि ब्याज दर दुनिया भर में बढ़ने वाले हैं, शायद से इकोनॉमीज में स्लो डाउन आएगा, यूएस इकोनॉमी में खास करके, डेवलप्ड इकोनॉमीज में खास करके। तो हमने एक पोजीशन ली कि शायद से अभी आगे जाकर आईटी सेक्टर शायद से उतना अच्छे से रिटर्न ना दे, क्योंकि ग्रोथ में शायद से थोड़ी स्लो डाउन आ सकती है। और उसी एक साल पहले अगर देखें तो कोविड से काफी बैंक्स जूझ रही थी, वो ग्रोथ नहीं थी सिस्टम में, क्रेडिट ग्रोथ की जो बात करते हैं, तो लोन्स ग्रोथ नहीं हो रही थी बैंकों में, लेकिन बैंकों की जो बैलेंस शीट थी वो काफी सुधर गई। उनके जो असेट क्वालिटी थी, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, उनका जो प्रपोर्शन था पूरे बैलेंस शीट में वो कम होता गया। तो एक साल के बाद ऐसा हो गया कि 2021 में हमारी बैंक्स की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वो ग्रो करने के लिए तैयार हैं, और असेट क्वालिटी की चिंता नहीं है कोई, एंड इकोनॉमी भी रिवाइव, हमारी इकोनॉमी अच्छे से कर ही रही थी। सो ये चीज को ध्यान में रख के एक साल पहले सेंस बना के हमें शिफ्ट आईटी से शायद से बैंक्स में करना चाहिए। और जैसे हमने नंबर्स देखे हैं बैंक्स के जो ये साल में आए हैं, एक्चुअली में वो ग्रोथ आने शुरू हुई है धीरे धीरे करके, और बैंक्स की रिटर्न क्वालिटी भी सुधरी है, रिटर्न ऑन एसेट जो हम देखते हैं। अब ये एक साल में भले प्ले हुआ है, प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, बट आगे जाकर भी हमें लगता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू करने वाली है तो बैंक्स का अभी भी बहुत बड़ा किरदार है उसमें निभाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर्स पे चर्चा होगी, कुछ नई थीम्स पे बातचीत करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में, और हार्दिक हमें ये बता रहे हैं कि वो क्यों बुलिश हैं कुछ अलग अलग सेक्टर्स पे, उस पर चर्चा करते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा सवाल ये कि बहुत ज़्यादा आपने डाइवर्सिफाई कर लिया है अपने आप को, हर सेक्टर से आपने 2-2 4-4 शेयर चुन लिए हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जीरो सम गेम हो जाए कि साहब ऑटो चल नहीं रहा है, एविएशन में थोड़ी मुश्किल है, तो बैंक ने उसको कवर अप कर दिया, तो इससे रिटर्न पे असर नहीं आएगा? आपको लगता नहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया आपने? नीरज जी, अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है। हमने पास्ट में ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो
अच्छा रिटर्न नहीं देगा, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो वो चाहे अभी करंटली हमारा व्यू बोले आईटी पे करंटली नेगेटिव है, लेकिन 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईटी सेक्टर भी अच्छा करने वाला है। सो जहां पे हमने इन्वेस्टर्स का 3 साल का ईएलएसएस का पैसा लिया है, पोर्टफोलियो में सेक्टर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है कि हम ज्यादा बेंचमार्क से दूर ना रहें, हम हर सेक्टर में उतना ही पोजीशन रखें और कंपनी शायद से अलग लें। जो कंपनी शायद से एक पर्टिकुलर सेक्टर में इस टाइम पे शायद से अच्छी ना करती हो, उसको अवॉइड करके जो कंपनी पे हमें ज्यादा पोजीशन अच्छी लगती है वो कंपनी पे पोजीशन रखेंगे, लेकिन कोई सेक्टर को इग्नोर नहीं करते एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज जिस तरह से आपने क्या कहा कि आप एग्जैक्टली एक मार्केट के बॉटम का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी तरह से कोई भी सेक्टर का एग्जैक्टली नहीं चलने का वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं ले सकते। सो हम सेक्टर पे अंडरवेट ओवरवेट रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें लगता है अगर 3 साल का पैसा ईएलएसएस का लिया है हमने, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हर सेक्टर अच्छा करेगा, तो पोजीशन इसलिए डाइवर्सिफाई करते हैं। और ये पिछले 5 सालों से हम नोटिस कर रहे हैं कि दिस इज प्लेइंग आउट। ये स्ट्रैटेजी हमने रखी है काफी टाइम से। स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, सेक्टर्स पे हम यूजुअली डाइवर्सिफाइड रहते हैं। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रेटजी में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि सारे सेक्टर, अगर इंडिया इंक पे हम बुलिश हैं तो सारे सेक्टर चलेंगे और उसका फायदा मिलेगा, हर सेक्टर से अच्छी कंपनीज भी चल रही हैं। लेकिन इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा सवाल कह सकते हैं आप, कि अगर आप बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे, मतलब अपना पोर्टफोलियो आपने 250 स्टॉक का बना लिया, जैसे इंडिविजुअली हम लोग कहते हैं कि A4 साइज से ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए आपका, उतने ही स्टॉक लिखिए जितने A4 साइज में आएंगे। तो अगर हमने बहुत सारे ले लिया ना, मान लीजिए कोई एक सेक्टर जो मतलब 3-4% ज़्यादा चलेगा ही नहीं, एक कोई सेक्टर जिसमें आपको मालूम है इसमें 15% सीजर आएगा, तो आप क्या, तो सबको लेने के चक्कर में बहुत तेज चलने वाले सेक्टर को आप मिस नहीं करते हैं, लेकिन कम उसमें आप ध्यान देते हैं। तो इसलिए मैंने सवाल पूछा कि बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे स्टॉक से रिटर्न पे असर पड़ सकता है, ये मेरा है, लेकिन आप इसको काउंटर करिए। यस, तो हमें लगता है कि विद इन ईच सेक्टर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर साल में भी सेक्टर को बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं, मार्केट को भी बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं। और हमने कंस्ट्रक्शन फिर उसी तरह से किया, और लास्ट अगर हम 5 साल से देखें तो ये स्ट्रैटेजी प्ले करती है। इवन विद इन द सेक्टर जो कोई शायद से वो सेक्टर उस साल ना अच्छा करता हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक जो उस सेक्टर को डेफिनेटली बीट करेंगे और शायद से मार्केट भी बीट करे उस साल में। सो ये स्ट्रैटेजी यूज करके हमें ऐसा लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इट वर्क्स। सो ये हमारा कहते हैं एक अप्रोच रहा है इस इन्वेस्टिंग में, और सो फार इट इज वर्किंग। तो हार्दिक, एक सवाल और इससे बनता है कि जैसे हर बार हम लोग देखते हैं कि जब मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, तो जब चढ़ाव का समय आता है ना, ज्वार आता है, भाटा के बाद जब ज्वार आता है उसमें, तो लीडर्स बदलते हैं ना। एक आईटी कोविड टाइम में बम बहुत ही चला, जबरदस्त चला आईटी, अब आईटी थोड़ा सा ठंडा पड़ा, अभी भी लोग कह रहे हैं और करेक्ट होगा। फार्मा ने एकदम आउट परफॉर्म किया, 4 गुना 5 गुना हो गया स्टॉक, अब वो थोड़े से नरम पड़ते जा रहे हैं। तो जो अब हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बड़ी तेज़ी बनेगी या नया दौर आएगा, उसमें लीडर्स किसके हाथ में, लीडरशिप किसके हाथ में होगी? नीरज जी, मैंने आपको पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिस इज द राइट थिंग दैट एवरीबॉडी वांट, सब लोग को इसी चीज पे फोकस करना है। मैं इसका एक सवाल, पहले तो मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में आपको सब सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, बट अगर हम सेक्टर्स में स्पेसिफिकली चूज करें, हमें लगता है कि आगे जाकर मे बी शायद से 1 साल नहीं, लेकिन आने वाले थोड़े 5 साल के समय में जो ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में, 50% हमारी इकोनॉमी प्राइवेट कंजम्पशन से ड्रिवन है, और कंजम्पशन की थीम ही है जो आगे जाकर भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगी जीडीपी की ग्रोथ को लेकर। सो हम ये पर्टिकुलर सेक्टर पे काफी बुलिश हैं, वो चाहे आप ऑटोमोबाइल्स के जरिए देखिए सेक्टर को, या फिर आप रिटेल देखिए, रिटेल कंजम्पशन जिस तरह से ग्रो हो रहा है। हम जब चैनल चेक करते हैं, ऑन द ग्राउंड देखते हैं, तो फुटफॉल्स अभी भी काफी जगहों पर काफी स्ट्रांग है, वो चाहे आपके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर आपके अपैरल रिटेल हो गए। सो वी आर जनरली सीइंग कि मार्केट में कंजम्पशन की थीम को लेकर काफी पेंट अप डिमांड है, और जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अगर 6% है और हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ मान लीजिए अगर 1% है, तो एवरेज इंडिविजुअल, एक एवरेज इंडियन नागरिक 5% से वेल्दियर होता जा रहा है रियल बेसिस पर। और ये जो पर कैपिटा इनकम में जब ग्रोथ आती है, तो एक सर्टन चीजों पर एक इंडिविजुअल ज्यादा खर्चा करना शुरू करता है, वो प्राइवेट कंजम्पशन पे तुरंत दिखना शुरू करता है, और हम वो अभी उस कगार पे हैं। इसके लिए प्राइवेट कंजम्पशन थीम को लेकर जो सेक्टर है, वो चाहे ऑटोमोबाइल ओनरशिप की बात हो गई, जैसे मैंने कहा रिटेल की बात हो गई, टेलीकम्युनिकेशन की बात हो गई, शायद से इंडिविजुअल्स अपने टेलीकम्युनिकेशन प्लान पे भी ज्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि हमें कोविड में फोन को यूज करने की आदत पड़ गई है। सो ये सब थीम्स जो है हम आइडेंटिफाई करके एक कंजम्पशन थीम पे काफी बुलिश हैं आगे जाकर नेक्स्ट 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
देयर आर बैंक्स और एनबीएफसीज में भी कोई कंपनीज हैं जो इसी कंजम्पशन थीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम वो उन कंपनियों पे भी बुलिश हैं। तो एक कंजम्पशन थीम हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का एक बेडरॉक है। मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक एक चीज जो हुई है कोविड से पहले भी, हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम करके मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा देने के लिए काफी रिफॉर्म्स भी लाए हैं, राइट। और आगे जाके वो मैन्युफैक्चरिंग थीम बहुत स्ट्रांग होगी हमारे कंट्री में। तो वो मैन्युफैक्चरिंग थीम को सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स पे काम किया जा रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। सो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत बुलिश हैं, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ हो रही है हमारे कंट्री में और कौन से सेक्टर में ग्रोथ आ रही है। सो इंडस्ट्रियल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर सेक्टर जो इंडिया में बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज इंडिया वो एक किरदार निभा रहा है पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब का, जो शायद सिर्फ चाइना ने निभाया था पिछले 20 सालों में। सो कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ये दो हमारे सेक्टर हमें बहुत पसंद है, और इसी के लिए हमें बैंक्स भी पसंद है, बिकॉज अगर ये दोनों सेक्टर्स चलने हैं तो यहाँ फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, और बैंक्स विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट। बैंक तो ना मदर ऑफ ऑल सेक्टर्स है, मतलब कुछ भी प्ले करना तो बैंक के थ्रू प्ले किया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत ही क्विक कमेंट चाहिए मुझे आपसे, ऑटो को प्ले करने के लिए, ऑटो में चूंकि ऑल इनकम्पासिंग में ईवी हमको प्ले करना है, तो एंसिलरी के थ्रू प्ले करेंगे, ओईएम के थ्रू प्ले करेंगे, या फिर बैंक के थ्रू प्ले करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें अगर आपको ईवी को प्ले करना है तो एंसिलरीज ज्यादा आसानी से आपको बेनिफिट देते हैं, क्योंकि कोई ऐसी एंसिलरी कंपनी है जिनका ईवी को लेकर अपने बिजनेस में प्रचलन ज्यादा है। अगर ईवी की ग्रोथ स्ट्रांग आएगी तो वो बिजनेसेस के व्यवसाय की और उनके फेयर वैल्यू, उनके उचित वैल्यू की, उचित मूल्य की वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग तरह से ग्रो करेगी। तो आई वुड से अगर आपको ईवी पे ध्यान देना है तो शायद से ऑटो एंसिलरीज विल बी अ बेटर वे टू प्ले। और ऑटो एंसिलरी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में भी वही हैं जो या तो इंजन एग्नोस्टिक है, यानी कि या ईवी आए या हाइब्रिड वर्जन आए, या फिर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए जो शायद हाइड्रोजन पे चले आगे जाकर, पता नहीं कौन सी अलग टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। तो ऐसी कंपनीज भी हैं जो इंजन एग्नोस्टिक हैं, और ऐसी कंपनीज भी हैं जो करंटली ईवी स्पेसिफिक हैं, और हम उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। परफेक्ट। तो देखा मैंने आपके फंड मैनेजर से बहुत सारे तिरछे सवाल भी पूछे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सीधे जवाब दिए। तो इस लेवल की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है हार्दिक के पास, और यही एक हमारा मकसद भी है कि आपकी फंड मैनेजर से जब मुलाकात कराएं तो उनसे वो सब ज्ञान समझा दें आपको कि वो कैसे सोचते हैं, आपका फंड कैसे चला रहे हैं। तो ये बात हुई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड यूनियन की, और जिस पे आप अगर निवेशित हैं तो आपको जानकारी मिली होगी, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। हार्दिक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद नीरज जी। तो फायदेमंद शो में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी।